जो आपने बात कही मेडिटेशन और उस चीज़ की, उनको मेडिटेशन भी ठीक से करना नहीं आता है। लोग ज्यादातर मेडिटेशन से भागते हैं, लोग नहीं भागते, माइंड मेडिटेशन से भागता है। माइंड इज अगेंस्ट मेडिटेशन। ध्यान आपके सोल का फूड है, आप उसे वो फूड नहीं देंगे, भले आप बाहर की दुनिया में कुछ भी करते हो, आप अपनी बॉडी के साथ भी जो भी करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बॉडी। माइंड इज अ वेरी फेथफुल सर्वेंट बट इट इज अ वेरी डेंजरस मास्टर। ये ओशो भी कहते हैं और सब कहते हैं। लव से ऑपरेट करें, एक्सपेक्टेशन मत रखें, तब आप डिजिटल डेमेंशिया जैसी चीज से बच सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में एक खास मेहमान हैं जिन्होंने अपने सफर से ना सिर्फ बॉलीवुड में एक छाप छोड़ी, बल्कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में भी उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया है। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये कौन है। वेल, शी इज नन अदर देन एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर एंड नियो सन्यासन रितिका आनंद। आज के सेशन में रितिका हमें अपनी लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और अपने कुछ एक्सक्लूसिव अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ गहरे राज बताएंगी। सो लेट्स वेलकम रितिका आनंद टू दिस ऑनलाइन पॉडकास्ट शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रणाम। प्रणाम मैम, और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़ी हैं। मुझे मैम, भी तो बहुत आप अच्छा। अपने बारे में कुछ बताना चाहें? मेरा नाम रितिका है। मैं एक कर्म की दुनिया में मैं एक एक्ट्रेस हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, और उसके अलावा मैं एक नियो सन्यासिन हूँ, जिसके ऊपर बात करने के लिए आज आपने मुझे इनवाइट किया है। जी। और मैं एक मेडिटेशन सेंटर चलाती हूँ गोवा से, जहाँ मैं रहती हूँ अब। एंड एक फाउंडेशन चलाती हूँ, वी वुमेन फाउंडेशन, जहाँ हम अंडर प्रिविलेज्ड कुछ 6 बच्चों के साथ पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं ओके। इसमें। सो दैट इज़ मी। ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान या सेल्फ डेवलपमेंट में मेरा जाता है, और अब बच्चों के साथ सो एंड और आई एम क्रिएटिंग। दैट्स वेरी। मैम, आप नियो सन्यासन की आपने अभी बात करी, तो नियो सन्यासन क्या है? मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, पर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें? जी, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अलग है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो अलग होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। तो नियो संन्यास इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अलग है। जैसे कि हम जानते हैं कि आमतौर पर संन्यास में इनकरेज किया जाता है कि दुनियादारी और कर्म की दुनिया को छोड़ दें। लेकिन एसेंशियली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में किसी चीज़ को समय से पहले छोड़ने में तकलीफ ये है कि जो एक तो अटैचमेंट एक तरफ होता है, उसका एक दूसरा तरफ हो जाए जो अटैचमेंट की तरह ही हमें पकड़ लेता है, अवर्जन। किसी चीज़ को समय से पहले अगर हम छोड़ दें तो वो अवर्जन में बदल जाती है। नियो संन्यास एक ऐसा पथ है जहाँ आप आध्यात्म को अपने जीवन के अंदर कहीं से भी ला सकते हैं। आपको कर्म की दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई स्टिपुलेशंस नहीं है, डॉक्ट्रिन्स नहीं है, तो वो ध्यान जैसे-जैसे इंसान के अंदर बढ़ता है, तो जो ये अटैचमेंट्स होती हैं अपने आप छूट जाती हैं, अपने आप गिर जाती हैं। तो नियो संन्यास किसी चीज़ को छोड़ने का पाथ नहीं है, हर चीज़ को जीने का पाथ है। इट्स अ बिफ्रेंडिंग ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट नियो संन्यास इज़। तो मैम, आपने मूवीज़ करी हैं, जैसे मैंने जेएल 50 देखी थी, आपने अभय देओल सर के साथ करी थी। सो मैम, आपने वो करने के बाद आप कैसे इस फ़ील्ड में, मतलब नियो संन्यास में आपका कैसे इंटरेस्ट जागा? मेरा कोई इंटरेस्ट एक्चुअली जागा नहीं था, एंड टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई कि 15 साल मेहनत करने के बाद जब पहली फिल्म और इतनी अच्छी प्रोडक्शन रिलीज करने के बाद मुझे एक्चुअली बहुत गर्व हुआ उस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद ही यस। संन्यास आ गया। उस टाइम में एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। मेरा रिसेंटली डिवोर्स हुआ था। जेएल ओके। 50 की रिलीज के कुछ महीने बाद ही मेरा डिवोर्स हुआ था, और वहाँ से मैं पता नहीं बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस से नियो संन्यास में पहुँची। लेकिन सच बात तो ये है कि हमेशा से कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि भक्ति मेरे आसपास हमेशा रही है। भक्ति का जो पाथ है, मेरे पापा
खुद माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो तो मंदिर पूरा चलाती हैं, उनका मंदिर काफ़ी फेमस है कलकत्ता ओके। में। वो कृष्ण कृष्ण की भक्त हैं, बहुत प्यार करती हैं कृष्ण से। तो भक्ति ओके। थी, पर मेरे को पूजा पाठ में इतना ज़्यादा नहीं था। संन्यास से भी कुछ 4 साल पहले मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, तो मैंने ध्यान-व्यान करना शुरू किया। तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मेरी एक्चुअली किताब आने वाली है अभी, बीइंग सेल्फिश करके ऑडियो बुक, ओके। उसमें मैंने बहुत इसके बारे में लिखा है, दीज मैजिकल थिंग्स दैट ब्रॉट मी इनटू नियो संन्यास, किस तरीके से मैं नियो संन्यास तक पहुंची, किस तरीके से मुझे मिस्टिकली आश्रम में बुलाया गया। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि कोई साधारण सर्कमस्टांसेस नहीं थे, मुझे वहाँ बुलाया गया। जो जिस स्वामी जी ने मुझे, स्वामी जी आनंद अरुण जिन्होंने मुझे संन्यास दिया है, जो मेरे इनिशिएटिंग गुरु हैं, उन्होंने एक्चुअली वो मेरे सपने में आने लग गए। मैंने उनको कभी देखा ही नहीं था, ना उनकी फोटो देखी थी। और ऐसी चीजें जब मैं बोलूंगी तो नॉर्मल लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर बचपन से ऐसी चीजें मेरे साथ होती हैं। मुझे सपने में पता चल ओके। जाता है, या इंट्यूशन आ जाती है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मेरी भूख बढ़ गई तपोवन इंटरनेशनल कम्यून में जाने की, तो मैं वहाँ चली गई। और जब मैं वहाँ पहुंची तो 2 दिन मैंने ओशो के डिस्कोर्सेस सुने, और जिस पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से मैं गुजर रही थी उस समय, इवन एट द कॉस्ट ऑफ एक समय ऐसा था जब मुझे लगा कि शायद मेरा करियर नहीं बचेगा इतनी मेहनत करने के बावजूद। लेकिन मैं करियर में कर भी क्या लूंगी, अभी नई जिंदगी शुरू करी है अकेले, तो जब तक मैं खुद को ना खोज लूं तब तक मैं वापस दुनिया में रह के करूंगी भी क्या। तो अगर करियर जाता है तो जाता या। जाए। I just chose to take 2 to 3 years off for my own inner revolution. अपने अंदर झांकने के लिए मैंने वो समय दिया। ओके। सो मैम, आपकी जर्नी के बारे में सुन के और नियो संन्यास के बारे में सुन के हमें काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है इसके बारे में और जानकर। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो वो चीज़ और मेडिटेशन कैसे रिलेटेड होता है? ऐसा है कि मेडिटेशन पर से अपने आप में एक एनहांसर है। तो हम जो भी चीज़ करते हैं लाइफ में, हम जो भी करें, मेडिटेशन उसे ब्यूटिफाई करता है, एनहांस करता है। तो अपने आप में तो मेडिटेशन एक्चुअली कुछ है नहीं, क्योंकि से हम सब कुछ को साइड पे रख के मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इज टू गो इनटू नथिंगनेस। तो क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा शक्ति होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, जो हर एक के अंदर होती है। वो सांप की तरह 2.5 कॉइल्स में स्पाइन के बेस पे रहती है। आज की दुनिया में तो ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादातर लोगों में सोई हुई है, जागृत है। आज की जनता काफी जागृत है। तो वो जागी हुई है, लेकिन वो अ, सिर्फ वो जाग के रहे, उससे तो कुछ नहीं होता। तकलीफें ज्यादा आएंगी, क्योंकि एक बार कुंडलिनी जाग जाए फिर उसे हमारे क्राउन चक्रा तक, जहाँ पे डिवाइन का सीट है, वहां तक पहुंचने के लिए वो पागल हो जाती है एनर्जी। तो जैसे जैसे हमारे चक्रास के थ्रू वो चलती है, अगर चक्रास ब्लॉक्ड रहते हैं तो ये जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, ये हमारे आउटवर्ड लाइफ में, क्योंकि एज विद इन सो विदाउट, आउटवर्ड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ओके। फिजिकल हेल्थ रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड, जो उस चक्रा से कनेक्टेड है। और ये जो हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी तो नहीं है, बाकी जो बॉडीज हैं, ये जो एनर्जी है वो डीप रूटेड हमारी इमोशनल बॉडी के आसपास कहीं पर है, इथीरिक और इमोशनल बॉडी के पास। तो वो जब ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है तो प्रेम का कोशंट बढ़ता है, और प्रेम जो है, लव, दैट इज अ फेमिनिन एनर्जी। और आप या। ज्यादातर सुनेंगे लोगों को कहते हुए, मतलब एनलाइटन मास्टर्स हो गए, पागल प्रेमी हो गए, या पागल कलाकार हो गए, ऐसे लोगों को आप कहे सुनेंगे कहते हुए कि इस दुनिया में प्रेम नहीं है।
जिस चीज को हम प्रेम की तरह इस दुनिया में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक बिजनेस है लेन देन का, कि मुझे प्रेम मिलेगा तो मैं प्रेम दूंगी। ऐसा नहीं या है कि यार मुझे प्रेम है तो मैं प्रेम करती हूँ, मुझे कुछ वापस चाहिए नहीं उस चीज से। मिले तो मिले, बहुत अच्छा, झुक के लूंगी, लेकिन अगर ना मिले तो भी ठीक है। प्रेम तो उसे ही कहते हैं, लव इज टू गिव। तो प्रेम की ये ऊर्जा हमारी दुनिया में इसलिए कम है क्योंकि आदमी हो या औरत, हम दोनों के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी होती है। या और एनर्जी फेमिनिन सप्रेस्ड है, आदमी में भी और औरत में भी। तो ये एनर्जी जो सप्रेस्ड रहती है, उसकी वजह से बाहर दुनिया में उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो औरतों के शोषण में हमें दिखता है हर किस्म से। सो लव की जो एनर्जी है, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये एक डिवाइन एनर्जी है हमारे अंदर। और डिवाइन एनर्जी का नेचर लव है। दैट इज हाउ इट इज कनेक्टेड, कि मेडिटेशन करने से इस एनर्जी को एनवायरनमेंट, अंदर एक सही एनवायरनमेंट मिलता है। वो जो सही यस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसके थ्रू वो जो कुंडलिनी एनर्जी है वो आराम से बढ़ सकती है, और इतने ज्यादा चैलेंजेस लाइफ में आएंगे नहीं, क्योंकि उस शक्ति को, फेमिनिन एनर्जी इज सरेंडर्ड बट इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो आप वो अपनी शक्ति से जब आगे बढ़ेगी, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और वो जागृत भी कर सकती है। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो उसे एक ऐसा पाथ मिलता है जहां वो जागृत कर सकती है। उसकी डिस्ट्रक्शन पावर, उसे आराम मिल जाता है उस एनर्जी को, क्योंकि ब्लॉकेजेस चक्रास में इतने नहीं मिलते। सो ये है मेडिटेशन और फेमिनिन एनर्जी का कनेक्शन। बट द फोकस इज ऑन राइजिंग ऑफ द फेमिनिन एनर्जी, ताकि इस धरती के या ऊपर लव का क्वेश्चन बढ़ सके। तो अंदर से हम थोड़ी सी चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं, बाहर औरतों के स्टेट को चेंज करने के लिए। इस मैन्स वर्ल्ड में हम औरत की वजूद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें उसका वजूद पता ही नहीं, हमने कभी उसे राइज या करने ही नहीं दिया। जब हम उसे राइज करने देंगे तब हमें पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल जगह इस दुनिया में क्या है। बहुत पावरफुल जगह है, या लेकिन हमें पता नहीं है। तो सारी लड़ाइयां औरतों के लिए मुझे फ्यूटाइल इसलिए लगती हैं, क्योंकि जब तक हम अंदर से उस एनर्जी को नहीं राइज करेंगे, मेन एंड वुमेन में, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम जानते ही नहीं है हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं अभी। सो दैट इज। एग्जैक्टली मैम, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा कि हमें पता ही नहीं है हम किस चीज के लड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो प्यार से रिलेटेड बात कही वो मुझे काफी लगी जाके, कि आजकल हम लोग आजकल का टाइम ले लें, द हाई टाइम, और इस हाई टाइम में यूथ जो है उसे असली मतलब ही नहीं पता है प्यार का। सबको, और वो लोग, यूथ सिर्फ नहीं, सबको यस, आज की डेट में। उनको प्यार का मतलब ही नहीं पता है। और जो आपने बात कही मेडिटेशन और उस चीज की, उनको मेडिटेशन भी ठीक से करना नहीं आता है। तो आपको सजेशन देना चाहे उनके लिए कि उनको कुछ मोटिवेशन मिले। एक्चुअली मेडिटेशन क्या है ना, कि लोग ज्यादातर मेडिटेशन से भागते हैं। लोग नहीं भागते, माइंड ये मेडिटेशन से भागता है। माइंड इज अगेंस्ट मेडिटेशन, क्योंकि माइंड एक्चुअली हमें कंट्रोल करता है। हमें लगता है कि जो हमने अपने बारे में बाहर से सुना सीखा है, हम उसे मान लेते हैं कि हम वो हैं। तो जो हमारे माइंड से हम सोचते हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी है, ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा नाम है, ये हमारी जॉब है, ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को मिला के यही हम हैं। और हम इस दायरे में अपने आप को रोक लेते हैं। तो मेडिटेशन जब हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि बस यार आंख बंद करके बैठ जाना, यार थॉट्स तो बंद ही नहीं होती। लेकिन थॉट्स बड़े बड़े ज्ञानियों की बंद नहीं होती। थॉट्स, आप माइंड से लड़ नहीं सकते, आप माइंड को बंद नहीं कर सकते। आप माइंड से ऊपर उठ सकते हैं ध्यान में। और माइंड से जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो देन माइंड विल नॉट कंट्रोल यू, यू विल बी द कंट्रोलर, यू विल बी द मास्टर।
mind will be a very faithful servant. Mind is an Yeah. excellent servant. Mind is a very faithful servant, but it is a very dangerous master. और ये ओशो भी कहते हैं और सब कहते हैं. Yeah. तो बेसिकली मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए भी जिस चीज से लोग भागते हैं, माइंड भागता है कि यार हमें बैठ के मतलब आंख बंद करके बैठनी पड़ेगी, क्वाइट होके 1 घंटा, वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत जर्नी है. इसीलिए माइंड नहीं लगता, क्योंकि आजकल की दुनिया में हमारी जो सारी ऊर्जा शक्ति है, जो क्या उसको कहते हैं, एनर्जी वॉर्टेक्स जिसको Yeah. कहते हैं, एनर्जी जहाँ से सक करते हैं, वो नेवल के नीचे होना चाहिए, जो सतयुग में था. द्वापर में भगवान कृष्ण के समय हार्ट सेंटर पे था, अभी माइंड में है. हमें माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है. इतना कंजम्पशन है दुनिया में कि माइंड अपने आप चीजें खींच रहा है, एंड इट इज अ मेस. तो उस चीज को करने के लिए बहुत सारी एक्टिव मेडिटेशंस हैं, which is not the method, but they are active meditations and activities like, cathartic activities which can drop the mind, that center to the heart. तब मेडिटेशन होगा. तो उसके पहले नकार देना कि भाई मेडिटेशन मेरे से नहीं होता, हम ठीक से नहीं कर पाते, या हम ध्यान नहीं दे पाते रोज, ये एक्सक्यूज है. मैंने भी बहुत साल दिए थे. इट इज एन एक्सक्यूज. मेडिटेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज फूड. ध्यान आपके सोल का फूड है. आप उसे वो फूड नहीं देंगे, भले आप बाहर की दुनिया में कुछ भी करते हो, आप अपनी बॉडी के साथ भी जो भी करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बॉडी ऑफ नियो संन्यास. लेकिन आप जो भी करते हो, अगर आपने मेडिटेशन को एज अ वे ऑफ लाइफ अपने एवरीडे लिविंग में, जैसे आप खाना खाते हैं ऐसे ना लेकर आए, तो एज अ ह्यूमैनिटी वी आर moving towards, we are doomed. We are moving towards an end. Yeah. बिकॉज शरीर खत्म हो जाएगा तो दोबारा शरीर मिल जाए. कपड़ों की तरह है बहुत हद तक. बॉडी अगर हमारी खत्म हो जाती है तो हमें एक दूसरी बॉडी मिल जाएगी. स्पिरिचुअली समझने के लिए तो बेसिकली 13 दिन का हम शोक मनाते हैं, 13 दिन के अंदर अंदर मिल Yeah. जाएगी. लेकिन अगर हमारा सोल खत्म हो गया, जिसका फूड मेडिटेशन है, अगर हमारा सोल खत्म हो गया, जो कि खत्म हो रहा है, सोल इज दैट कुंडलिनी एनर्जी, लव, Yeah. प्रेम की एनर्जी, वो खत्म हो गया तो फिर हम सच में मर गए. फिर हम खत्म ही, बॉडी में हो या ना हो, फिर दोबारा बॉडी नहीं मिलेगी, उस सोल को ही बॉडी मिलती है. आप कुछ ऐसा बताना चाहें ताकि हमारी जो यूथ है या आज के जो लोग हैं उनको सही तरीके से प्यार का मतलब पता चल सके और ये पता चल सके कि प्यार करना कैसे चाहिए? क्योंकि आजकल तो वो ऐसा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग ये सब चल रहा है। इस सब के ज़माने में असली प्यार का मतलब कैसे बताया जाए लोगों को? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो या जो भी रिलेटिंग रिलेशनशिप का टाइप हो, मैं रिलेटिंग में बिलीव करती हूँ. बिलीव तो मैं किसी चीज़ में नहीं करती, लेकिन मुझे रिलेटिंग में एक किस्म का फेथ है. टू लीव रिलेशनशिप्स में मुझे फेथ नहीं है, लेकिन मुझे रिलेटिंग में फेथ है. दो एनर्जीज एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकती हैं, तो जिस तरीके से वो रिलेट करना चाहें, उसमें सबसे पहले तो लव की कोई जजमेंट नहीं होती. सेकेंडली, लव स्वतंत्रता देता है. इट इज द हाइट ऑफ फ्रीडम. हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव इज फ्रीडम. और जैसे जिससे आप प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दें. ये प्रेम करने की सबसे बड़ी परिभाषा है. उसे स्वतंत्र छोड़ दें, उसे जैसे जीवन जीना है उसे जीने दें. हाँ, ये चीजें सीखने में भी समय लगती हैं. वी मेक आवर ओन मिस्टेक्स एंड देन वी लर्न. लेकिन प्रेम को आप किसी भी परिभाषा में नहीं डाल सकते. जब तक रिलेटिंग है, आई रिलेट टू यू, यू रिलेट टू मी, तब तक प्रेम है. जब वो रिलेशनशिप में चला गया, फिर हमने अपने प्रेम को पा लिया. हमने प्रेम को एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक इंसान के रूप में. जिस दिन हमने प्रेम को पा लिया, उस दिन वो मरना शुरू हो जाता है. तो जब तक हम रिलेट, क्योंकि आपकी इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है. और अगर आप देखेंगी,
I'll take you back to, like, let's say the Indus Valley civilization or the Mesopotamian or the Egyptian civilization. पुराने civilizations में आप देखेंगे कि हर एक सील्स एंड ऑल जो मिले हैं उसमें आदमियों को दिखाया गया है वो डांसिंग बिटवीन 1,000 नेकेड वुमेन, और औरत को या दिखाया गया है आइदर सिटिंग नेक्स्ट टू हर वन सोलमेट, या वो अपने एक सोलमेट को पुकार रही है, अपने वो वन पार्टनर को, दी वन जिसको कहते हैं, जो उसे अपने अंदर ही या मिलता है, तभी बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि आदमी और औरत में कुछ फर्क नहीं है। दुनिया हमें चाहती है ये बताना कि आदमी और औरत बिल्कुल एक है, वी शुड बी फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। वी इफ वी मस्ट फाइट, then we should be fighting for equal opportunity to be different, not for equality. क्योंकि आदमी और औरत की प्रवृत्ति अलग है। आदमी का जो प्रेम है वो सबसे नीचे के चक्र से शुरू होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम औरतें हैं, कि आदमी हमें वैसे ही प्रेम करे जैसे हम करते हैं। हमारा प्रेम दिल से शुरू होता है औरतों का, आदमी का लोएस्ट चक्रा से शुरू होता है। और जहां यू ट्राई टू मेक दैट रिलेटिंग वर्क इज, ठीक है, मुझे दिल का प्रेम समझ आता है, तो उसकी प्रेम में एनर्जी दोनों की रिलेटिंग से नीचे की तरफ बढ़ती है और उसकी ऊपर की तरफ बढ़ती है, तब जाके कहीं मिलन होता है। सो फर्स्ट या ऑफ ऑल, अगर प्रेम करना है तो उससे एक्सपेक्टेशंस हटा दो पूरी तरह से। प्रेम करो, या उसकी भीख मत मांगो, प्रेम करो, दो। अगर तुम्हें तुम्हारे प्रेम का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, माई लव लैंग्वेज समटाइम्स इज वेरी टफ, क्योंकि आई इनकरेज, और जिससे मैं प्रेम करती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा चमके, सूरज की तरह चमके। सो या यू नो, लाइक दैट इज माई लव लैंग्वेज। लेकिन कभी कभी मैं रिझाना चाहती हूँ, मैं खुश करना चाहती हूँ जिससे मैं प्रेम करूं। तो एक तो प्रेम की परिभाषा को दुनिया के स्टैंडर्ड से आप रोकिए मत। प्रेम जब आए, उबाल उसका आए, उसे एक भरे हुए जिसको कहते हैं क्लाउड की तरह बरसने दे, रोके मत अपने आप को। प्रेम या रोकने वाली चीज नहीं है। जिसके लिए आप गा रहे हैं, रूमी और मीरा ने जिसके लिए गाया, शायद उनके कानों पर ना पड़ा हो, मीरा के तो फिर भी, रूमी के लवर के कानों पे शायद ना पड़ा हो, लेकिन आज तक कितने लवर्स के कानों पे पड़ रहा है, कितने लोगों के वो टीचर है। या सो डोंट स्टॉप द दिस थिंग ऑफ लव। और उसकी ये आशा, एक्सपेक्टेशन मत रखोगे आपको कुछ वापस मिलेगा उससे। देना सीखो, जो प्रेम देने लायक बनता है सम्राट की तरह, प्रेम आप देने लायक बनो सम्राट की तरह, एक एम्प्रेस एम्प्रर की तरह। ज्यादातर दुनिया में क्या हो रहा है कि दो लोग मिलते हैं, एक प्रेम का भूखा, दूसरा प्रेम, दोनों सोचते हैं कि ये मुझे प्रेम में माला माल कर देगा, दूसरे को दोनों सम्राट समझते हैं और खुद को भिखारी। तो दोनों भीख मांगने पे आ जाते हैं और वो रिश्ता नहीं टिकता। दुनियादारी में टिक जाएगा लेकिन दिल से नहीं टिकता। जो रिश्ता दिल से टिकता है वो पूरी दुनिया के सामने दिखता है, चाहे प्रेमी साथ हो या अलग। तो या ये बात सच आई है। आई गेस लव इज डिवाइन, लव इज डिवाइन। But love has various expressions. The lowest but not the least important, the lowest in terms of rising of kundalini energy is desire, lust. Lust भी प्यार का एक एक्सप्रेशन है। उससे हायर जब दिल तक पहुंचता है तो इट इज डिवोशन। मेरा तो प्रेम ही डिवोशन से शुरू होता है, और जब हाइट पे पहुंचता है तो देन इट इज प्रेयर। दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ लव। आपको इंसान से प्रेम हो सकता है, आपको गुरु से प्रेम, इनफैक्ट गुरु और शिष्य का जो प्रेम है, गुरु बॉडी में ना भी हो, सबसे ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप है। बट मैम आप बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट आपकी सोच प्यार को लेके इतनी अलग है, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा।
एंड थैंक यू। अगर बॉलीवुड की बात करें तो उसमें तो कहा गया है कि प्यार टेढ़ा है और किसी किसी में बात किया जाए तो प्यार ही सब कुछ है। तो हुँ। मतलब आपके थॉट्स इतने अलग कैसे हुए? I allowed love to be my teacher. Maybe that's why. मैंने प्रेम को बाहर फ़िल्मों से नहीं सीखा। मैंने प्रेम को किताबों से नहीं सीखा। मैंने प्रेम को करके सीखा। अ, तो इसीलिए मतलब और सच बोलूँ तो मैं पिछले 6 साल हो गए मैं कंटेंट नहीं देखती। कंटेंट क्रिएटर होने के बावजूद मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करती। मेरे पास इतना समय नहीं रहता क्योंकि अध्यात्म का जीवन एक बहुत और मुझे सारी इंस्पिरेशन लाइफ से ही मिलती है। अभी मैं 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट द ओके। राइटर लेकिन आई एम इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िल्म मतलब छोटे समय से मतलब जब से सीड होता है तब से ही मैं इन्वॉल्व्ड हूँ एज़ अ प्रोड्यूसर। तो मुझे इंस्पिरेशन लाइफ से मिलती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉलीवुड के बैकग्राउंड एक्चुअली मैं कहीं अपने आप को बिलोंग नहीं मानती। संन्यास के बाद आप कहीं बिलोंग नहीं करते और कुछ आपको बिलोंग नहीं करता। या लेकिन मैं एक कलाकार हूँ और कला मेरे अंदर बचपन से है और उस कला को एक्सप्रेस करने के लिए ये इंडस्ट्री है, तो मैं यहाँ किसी तरीके से पहुँच गई। अम, बट आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल उसका सिंपल जवाब ये है अ, मेरी परिभाषा प्रेम की अलग नहीं है, मेरी परिभाषा प्रेम की है और वो मैंने बहुत ही प्रेम अच्छा करके था। सीखा। प्रेम के पेन को भी और प्लेज़र को भी दोनों को मैंने इक्वल तरीके से एम्ब्रेस किया है। ऐसा नहीं कि मैं प्रेम के पेन से भागती हूँ या प्लेज़र को चेज़ करती हूँ। आई हैव एम्ब्रेस्ड बोथ द पेन एंड द प्लेज़र टुगेदर एंड माय मास्टर, माय गुरु भगवान श्री रजनीश ओशो, he has helped me. He has taught me what love is because he didn't let me leave the path of love. बहुत बार ऐसा हुआ कि दुनियादारी में चली जाऊं वापस क्यों मैं प्रेम करती रहूं इस तरीके से जहां मुझे सिर्फ देना है अ, मुझे कुछ उसमें वापस ना मिले लेकिन उनको पता होता है कि आपकी जर्नी कहाँ लेकर जाएगी उन्होंने मुझे प्रेम के पथ से हटने नहीं दिया तो बस ऐसे या है ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैम। आपने अपने एक वीडियो में एक वर्ड यूज़ किया था, डिजिटल डिमेंटिया। तो उस वर्ड का मतलब क्या है? ये क्या होता है? एक्चुअली मैं जब पॉडकास्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था अभी मेरी खुद की पॉडकास्ट एडिटिंग टेबल पे है मैंने या कुछ 3 एपिसोड्स का बैंक किया है अंडर द विजडम ट्री तब मैंने डिजिटल डिमेंशिया पे एक एपिसोड किया था मैं दोबारा करूंगी अब तो मैं प्रॉपर तरीके से उसको लॉन्च करूँ डिजिटल डिमेंशिया एक्चुअली हमारी करंट रियलिटी की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में डिजिटल स्पेस पे या कहीं भी ज़्यादा बात नहीं हो रही इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है डिजिटल डायमेंशिया एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेसिव बेसिकली मास हिप्नोसिस क्रिएट कर रही है लोगों के अंदर तो क्या होता है आमतौर पर डिजिटल स्पेस हमारे जीवन का अब एक हिस्सा है artificial intelligence and the digital space is not here to go anywhere it is here to stay so yes like everything else it has its positives and its negatives we have to find a way to embrace it with both so अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास डिजिटल स्पेस के पास इतनी पावर है कि वो लोगों के अंदर मतलब आप देख लीजिए आज सुसाइड्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन या बुलिंग एंड ऑल दैट स्टफ सुसाइड्स भी हो रहे हैं लोगों और लोग पागल हो रहे हैं मतलब कंपैरिजन आज से ज़्यादा दुनिया में कहीं कभी नहीं था कि उसने ये पहना उसने वो किया तो हम भी ये पहनेंगे वो करेंगे ऐसे होगा ट्रेंड्स कलेक्टिव अनकॉन्शियस आज से ज़्यादा नहीं था तो अगर हमें डिजिटल स्पेस को एक्सेप्ट करना है तो हमें इस डिमेंशिया से उठना पड़ेगा और ये डिमेंशिया कंजम्पशन से क्रिएट होता है इतना कुछ है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन की ओवरलोड है आज की दुनिया में
और वही जो इंफॉर्मेशन है हम दुनिया से लेते हैं, इंटरनेट स्पेस से ही लेते हैं, और हम वापस इंटरनेट स्पेस में ही उसे अपनी तरीके से बदल के रख देते हैं. वी हैव नो वे ऑफ नोइंग कि कौन सा इंफॉर्मेशन एक्चुअली हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल है और कौन सा इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. बिकॉज हर कोई तो लाइफ कोच बन गया है आज की डेट में. यस. आप डिजिटल स्पेस में देखें, हर कोई एक आपको जिंदगी जीना सिखाना चाहता है कि जिंदगी कैसे जीते हैं. कोई जिंदगी खुद जी कर एग्जाम्पल बनना नहीं चाहता, सब सिखाना चाहते हैं, उसमें फोकस होता है. या. वहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं और वहीं वापस डालते हैं. डिजिटल डायमेंशिया लोगों को मास हिप्नोसिस में लेके जाती है. वॉर्स की बातें हो रही हैं तो सब वॉर्स में चले जाते हैं. कलेक्टिवली हमारी एनर्जी लव से नीचे ले जाके वॉर पे ले जाते हैं, हम डिस्ट्रक्शन पे ले जाते हैं. एक चीज हो रही है तो सब बात कर रहे हैं उसके बारे में ना. उसकी अच्छी क्वालिटीज ये हैं कि कुछ गलत होता है तो एकदम सामने आप छुपा नहीं सकते, जनता की वजह से सामने आ जाता है, तो अच्छी चीजें भी है. विच टेल्स अस दैट द डिजिटल स्पेस हैज गुड क्वालिटीज ऑल्सो. हाउ कैन वी यूज दैट इन द गुड वे? उसका एक तरीका है. डिजिटल स्पेस को कंजम्पशन से ज्यादा अगर शेयरिंग का माध्यम बनाया जाए, कुछ देने का माध्यम बनाया जाए, तो कुछ फर्क पड़ सकता है. लोग तो यही कहेंगे कि हम देने के हिसाब से तो लाइफ कोचिंग करते हैं, लेकिन देने के लिए आपके पास कुछ या. होना तो चाहिए. आप देने लायक तो पहले बने. ठीक है, आप लाइफ की एडवाइस दे सकते हैं, ये किया वो किया, हमने ऐसे अचीव किया वैसे किया. डिजिटल डायमेंशिया इज अ मेंटल कंडीशन. मेंटल हेल्थ की जितनी इश्यूज हैं, वेदर इट्स एंजाइटी, स्ट्रेस, दिस दैट, वो सारी चीजें एम्पलीफाइड हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल स्पेस. क्योंकि हर चीज बढ़ गई है, कंपैरिजन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, और मतलब इतना ज्यादा स्टेइंग विद द ट्रेंड. चीजें सिर्फ सोशल मीडिया के लिए की जाती हैं. सो इट्स लाइक या. it's become a very, those are the negative parts. But social media is a beautiful platform where people can express themselves, share their energy, share the light. अब आप उसको सही तरीके से कैसे, without being affected by digital dementia, without being under the influence of mass hypnosis, आप कैसे ब्यूटिफुली उस स्पेस को यूज कर सकते हैं. मुझे थोड़ा समय लगा, और जब मैंने डिजिटल डिमेंशिया पे स्टडी किया तब जाके मुझे समझ आया कि क्या होता है. कंजम्पशन से ज्यादा हमें फोकस शेयरिंग पे करना पड़ेगा. और शेयरिंग ये नहीं कि जो हमने कंज्यूम किया हम उसी को शेयर करें. जो हम डायरेक्टली सोर्स एनर्जी या अपनी खुद की रियल लाइफ से पाते हैं, हम उसे शेयर करें. On then या. something new will come, something that the world needs can come out. Then the space can also, and इस चीज को करने के लिए आपको लाइफ कोच की टाइटल नहीं चाहिए. आप में जीवन है, आप जीवन जी रहे हैं. जो भी करते हो दुनिया में, आप शेयरिंग के तरीके से, एस्पेक्ट से करें, तो एक तो मेंटल स्टेट भी आपकी ठीक रहेगी. द डिमेंशिया, द मेंटल सिचुएशंस कॉज्ड बाय डिजिटल स्पेस can be controlled. And the second thing is you can actually give a part of yourself to the world. It is a beautiful space. आपको अपना जीवन ही उसमें शेयर करना है, लेकिन किसी इंटेंशन से नहीं कि भाई मैं ऐसे दिखूं या मुझे ये अचीव हो जाए या मुझे इतनी अटेंशन मिल जाए. देखिए, अटेंशन उसी को मिलती है जो अटेंशन के पीछे नहीं भागता. जो कुछ दे जो कुछ शेयर करने के लिए जिसके पास कुछ है, उसे अटेंशन मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? तो आप अटेंशन के लिए ना करें, आप नंबर्स के लिए ना करें, आप इन चीजों के, हाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, जिन या. कामों में मैं जा रही हूँ, एज अ राइटर, एज एन ऑथर, आपको नंबर्स की जरूरत है. आप नंबर्स, मेरे कंटेंट को देखकर आप भी तो आए ना मेरे पास. आपको ये सब चीजों की जरूरत है, लेकिन उसे या. फोकल पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं. डोंट हैव टू गेट सो सीरियस अबाउट इट. आप अपनी शेयरिंग को ऑनेस्ट रखें, लेकिन ऑनेस्टी किसी इंटेंशन को दिमाग में रखे कि मैं ये पोस्ट करूंगी तो ये होगा. अगेन, लव से ऑपरेट करें,
लव से ऑपरेट करें, एक्सपेक्टेशन मत रखें, तब आप डिजिटल डेमेंशिया जैसी चीज से बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोबारा आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको अपने मेंटल स्टेट के लिए चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप ये चीजें देख पाएंगे। सो दैट इज Yeah. व्हाट डिजिटल डेमेंशिया इज। इट इज सैड, बट इट इज ऑल्सो, इट इज नॉट समथिंग, the digital space is not here to kill us. It is here to enhance us. It is here to enhance the human experience. तो उस ह्यूमन एक्सपीरियंस को एनहांस अगर वो चीज करती है, तो आप उसे दोनों तरीके से देखें। यस, एक्सेप्ट दैट द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, बट ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द ग्लास इज हाफ फुल। दोनों चीजें साथ में होती है। लाइफ भी Yeah. ऐसी है, जीवन और मृत्यु साथ चलती। सो दैट इज व्हाट इट इज। और मैम, डिटेल में बता सकती हूँ, लेकिन क्या बोलूं। बट मैम, जैसे कि आपने अभी मेंटल स्टेट की बात करी, तो मेंटल स्टेट आज के टाइम में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम बन के आ रहा है हमारे सामने। तो आपको क्या लगता है कि संन्यास मेंटल स्टेट को स्टेबल करने में हेल्प करता है, या फिर कोई और भी तरीका है कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकें जिससे हम लोग अपनी मेंटल स्टेट को बैलेंस करके रख सकें इस ऐसी दुनिया में? मतलब लाइक हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो काफी प्रेशर रहता है, आपके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन चीज़ से मतलब उन सब चीज़ों से कैसे हम लोग अपनी मेंटल स्टेट का भी ध्यान रख सकते हैं? बिकॉज़ इट्स द मेजर प्रॉब्लम। आपने अभी सुसाइड की भी बात करी, जो लोग करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं उसकी वजह, उसका कारण तो यही है। सुसाइड के बारे में मैंने पर्सनल लेवल पे भी बात करी है, क्योंकि इन चीज़ों जी। को समझने में मैंने खुद, आई आई हैव अटेम्प्टेड इट माई सेल्फ, एंड टुडे आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हील्ड फ्रॉम इट। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे जैसी स्ट्रांग लड़की जिसने लाइफ में मतलब किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटी, कभी किसी चीज से डरी नहीं, मैं उस लेवल पे कैसे आ गई कि मैंने सोचा कि मेरी कोई मतलब वर्थ ही नहीं है या वैल्यू नहीं है दुनिया में। ठीक है, वैल्यू हो या ना हो, जीवन तो है। मैंने उसे खत्म करने के लिए कैसे सोचा। तो यस, संन्यास से कुछ नहीं होगा। संन्यास मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सन्यासी बन के ही आपके जीवन में मेंटल हेल्थ से छुटकारा मिल सकता है या आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। तो आई से ऐसे संन्यास से तो कुछ नहीं होगा। संन्यास मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। इट्स मेडिटेशन। मेडिटेशन डेफिनेटली मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन में ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ थ्रू आ वेरियस प्रोग्राम्स के मैं स्कूल्स के अंदर मेडिटेशन को लेके जा सकूं, राइट मेडिटेशन को, ताकि बचपन से मेडिटेशन एज अ वे ऑफ लाइफ आए तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज अवॉइड हो सकती हैं। बट मेंटल हेल्थ के लिए और भी चीज़ें हैं। ईटिंग, लाइक ऑल इन ऑल, ओवरऑल आपकी लाइफ में आप अच्छा खाएं, हेल्थी खाना, जो हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज आई हैव ग्रोन अप विद अ लॉट ऑफ इलनेसेस, बीमारियां जैसे लाइक ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड थिंग्स लाइक दैट जो औरतों को होती है। तो उनके वजह से अभी मोस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर डेंस ब्रेस्ट इश्यू मुझे पता चला, तो उसके वजह से यस, फूड एंड ऑल में चेंजेस हमेशा करने पड़ते हैं। बट आई वंस इन अ वाइल आई इंडल्ज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही इतने स्ट्रिक्ट हो जाए कि आप कभी इंडल्ज नहीं कर सकते। जीवन जीना भी है, लाइक यू हैव टू स्टे हेल्थी, बट यू एंजॉय थिंग्स। वही है ना, संन्यास में, नियो संन्यास में आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। अपने चीजें करो, लेकिन ऑटोमेटिकली चीजों को ड्रॉप होने दो। वो ड्रॉप होंगे, बहुत सारे मेरे ऐसे शौक हैं जो अपने आप ड्रॉप हो गए। लेकिन healthy, yes, healthy food, activity is very important for mental health also. So हमारे जो नियो संन्यास का जो वे ऑफ लाइफ है, उसमें हमें all four aspects of the human existence included होता है एक रोजमर्रा की जिंदगी में। तो मेडिटेशन से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कवर होता है, स्पिरिट का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन
योगा एवरीडे हमें करना है, और हमारी मेडिटेशंस भी एक्टिव मेडिटेशंस हैं जो बॉडी और माइंड दोनों को वर्क करती हैं, और योगा से हमें बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी मिलती है। और मुझे बेसिकली डांसिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, इन चीज़ों का भी शौक है। तो आपको फिजिकल अपना रखना है, उसमें फिजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, मेंटल, और आपको दुनिया नहीं छोड़नी, आपको अपने काम करने हैं दुनिया में, जिससे आपका मेंटल एस्पेक्ट ठीक रहता है, ध्यान से भी ठीक या रहता है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, जो आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं उस एक्सप्रेशन से निकलता है। सो ये चारों पिलर्स कवर्ड है एवरीडे लाइफ में। कि मॉर्निंग सेशन हमारा एक भजन से, यहाँ भी मैं वही करती हूँ, सुबह उठ के एक भजन चलता है, भजन के बाद मैं मतलब एक्टिव मेडिटेशन डायनामिक करती हूँ, डायनामिक के बाद फिर योगा करती हूँ, मतलब कभी ज्यादातर तो योगा करती हूँ, कभी कभी स्विमिंग भी कर लेती हूँ, दोपहर दोपहर को मेरी डांस क्लासेस होती हैं, शाम को फिर कुंडलिनी ध्यान होता है जो थोड़ा पैसिव एक्टिव है। दुनिया में रहो, एक्टिव एंड पैसिव दोनों है इसके अंदर, एंड इट कवर्स। बीच में जब काम करती हूँ, अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेंटल स्टिम्युलेशन तो हो ही रही है, माइंड की जरूरत है आपसे बात करने के लिए, तो मेंटल, इमोशनल और क्रिएटिव काम जो करती हूँ, आई राइट, आई डांस, कहानियां लिखती हूँ, कहानियों पे काम करती हूँ, कोई फिल्म के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो जो भी आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, बच्चों के साथ क्रिएटिविटी बहुत करती हूँ, रील्स वील्स बनाना, सोशल मीडिया, आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑल्सो सच अ क्रिएटिव प्लेग्राउंड। आपको बनाने में शौक है तो आप उसे उस तरीके से करें कि वो आपकी लाइफ में वैल्यू लेके आए और दूसरों को भी कुछ मिले। और उसी तरीके से लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंपटीशन में चले गए हैं कि भाई इसने हेड स्टैंड किया तो मैं भी हेड स्टैंड करके दिखा देता हूँ। और अगर किसी को ना देख के भी कर रहे हो तो ट्रेंड सबकॉन्शियसली दिमाग में, उनको पता ही नहीं है कि यार सब हेड हेड स्टैंड्स कर रहे हैं, तो कॉन्शियसली उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली चला गया है। All the four aspects of life need to be या covered in this way. और जब ये चारों एस्पेक्ट्स आपके कवर्ड हैं, तब आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप में, मतलब दुनिया में आप अपनी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से एकदम स्पिक एंड स्पैन रखें ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप उसके ऊपर रोज थोड़ा थोड़ा काम करें तो यू नो यू कैन स्टे इन पीस, यू कैन गेट टू अ प्लेस ऑफ पीस एंड काम एंड जॉय एंड हैप्पीनेस, एंड आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो जहां भी आप जाएं, जिस चीज को भी टच करें या जो भी आपकी पेरिफेरी में आए, तो एक स्माइल लेकर जाए, यू नो लाइक दैट। इफ यू हैव रीच दैट स्टेज कि आप जो भी आपकी एनर्जी फील्ड में आता है वो एक स्माइल लेकर जाए, या खुश होके जाए, तो आई थिंक इनफ मेंटल स्टेट, आपने आपने इनफ अपने मेंटल हेल्थ पे कर लिया काम। यार ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने एंड आई विश कि लोग इसको सुनने के बाद इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। सो मैम जैसे 1970s में ओशो ने नियो सन्यासन को इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका कोई ऐसा कोट हो या कोई ऐसी चीज हो जो उसको सन्यास से जोड़ती है, आप बताना चाहेंगी? एक्चुअली उनकी सारी टीचिंग्स का अगर एक निचोड़ है तो वो यही है कि बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, मतलब ओके। लेकिन दुनिया के हो के ना रहो, और ना दुनिया को ओन करो। सो डोंट ओन एनीथिंग, डोंट बिलोंग टू एनीथिंग, बट एक्सपीरियंस एवरीथिंग, एक्सपीरियंस। ओके। इनफैक्ट जो वो कहते हैं, इस कोट को आप डीपली समझेंगी तो उसका मतलब ये है कि ना तुम कार्मिक दुनिया के बन के रहो, don't let the karmic world own you and don't own it, but don't own sannyas, the आध्यात्मिक वर्ल्ड either, अध्यात्म के दुनिया को भी ना तुम ओन करो ना उसे ओन करने दो। नियो संन्यास अगर समझें तो बेसिकली इट इज, कैसे मैं इसको कहूँ कि दिस इज अ टूल और कुछ नहीं है, जी। सिर्फ एक टूल है। भगवान को पूछा गया था
इसी दौरान 70s या 80s में पूछा गया था उनको, एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि व्हाट इज ऑल दिस, यू नो, माला एंड दिस मरून कपड़े एंड एवरीथिंग. सो ही सेड, ओके. तो वो कहते हैं नाटक है, इट्स जस्ट अ नाटक. क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इतना करेज नहीं है कि तुम ये छोटा सा नाटक कर सको, तो जो जीवन एक लीला है, जो जीवन एक नाटक है, उसको समझने की तुम्हारे अंदर करेज कहाँ से आएगी, उसे एक्सेप्ट करने की, तुम उस ओके. नाटक को कैसे एक्सेप्ट करोगे. तो आई थिंक दैट इज द वन कोट दैट सम्स अप हिज होल लीला बेसिकली. बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट. उनकी ओके. मतलब जहाँ जहाँ उनकी समाधि है वहाँ यही लिखा हुआ है, जी. not neither born nor died visited planet earth between this date and this date. सो उनका जीवन तो वो तो खत्म ही ओके. नहीं हुए. इनलाइटेंड बीइंग्स खत्म नहीं होते, वो रह जाते हैं. सो इट्स दैट इज द वन कोट. एंड हाँ, उन्होंने 1970 में शुरू किया था. और बहुत अच्छी बात ये है कि रिसेंटली पिछले साल से सारे जो उनके जाने के बाद सन्यासी बिखर गए, उनकी एक वर्ल्ड कांग्रेस, रजनीश साधना संघ इंटरनेशनल एक बॉडी है, उसे मेरे गुरुजी स्वामी आनंद अरुण ने लॉन्च किया. और ओके. उसका अभी, और उसी दिन पे लॉन्च किया जिस दिन पे उन्होंने संन्यास शुरू किया था, 26 सितंबर 1970. तो उन्होंने इतने साल बाद उसको किया एज अ वर्ल्ड कांग्रेस बॉडी. तो हर साल, अभी सेकेंड ईयर है उसका, मैं अभी होके आई हूँ आश्रम. सो इट्स ओके. अराउंड द वर्ल्ड, जो कार्मिक दुनिया में पूरी तरह से है, इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन सबने अपने जीवन में से कुछ समय संन्यास के बाद निकाला, दिया खुद की डेवलपमेंट के लिए. और वो अपने ट्रांसफॉर्म्ड बीइंग को वापस कार्मिक दुनिया के अंदर लेके आए, जो मैंने भी किया JL50 के बाद. इसलिए अभी तक कोई फिल्म नहीं आई, क्योंकि मुझे अपनी फिल्में बनाना भी अच्छा लगता है, नॉट जस्ट एक्टिंग. आई लाइक द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनी ओके. मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो वो है. सो दिस इज द कोट. आई थिंक आपने कोट मांगा था, मैंने तो इतनी बड़ी मैम कहानी आप बता दी. ओश या नहीं मैम, इसके बारे में हमको जानकर काफ़ी मज़ा आया. मैम आप ओशो इंटरनेशनल कम्यून से कैसे जुड़ी? बहुत मिस्टिकल कहानी है, यहाँ बताऊंगी तो बहुत ज्यादा मिस्टिकल हो जाएगा. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्वामी आनंद अरुण को मैंने सपने में देखा, आई हैड नॉट सीन हिम. एंड जी. टिकट्स बुक करके अपनी फ्रेंड को फोन किया, जो मुझे पता था उस आश्रम में जाती है, पर ज्यादा नहीं पता था. उसको जी. फोन किया तो वो हैरान थी. तुम ओशो, मतलब आज सुबह स्वामी जी का फोन आया मुझे, उसने मुझे वैसे बोला कि आज सुबह स्वामी जी का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई कनाडा से आ रहा है क्या. मैं बेसिकली कनाडा इज माय कंट्री ऑफ नेशनैलिटी. तो मैं ओके. कनाडा की, बट मैं पली बड़ी यहीं हूँ इंडिया में. सो ओके. मैं तब कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास थी. तो रिसेंटली, जैसे मैंने कहा, डिवोर्स भी हुआ था. और मैं बस, यू नो, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ लाइफ ऑन माय ओन. एंड उस टाइम में ऐसा हुआ, तो मुझे समझ आ गया कि बेसिकली उन्हें पता है. तो जिज्ञासा ज्यादा बढ़ी. जब मैं वहां या. पहुंची तो गाड़ी में मैं बैठी हुई थी कुछ दो चार लोगों के साथ. कुछ पुराने दोस्त थे और कुछ ये दो ही, एक दो जो मैं लोगों को जानती थी आउटसाइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऐसे फैमिली फ्रेंड्स. और एक दो और नए लोग थे, और वो बेसिकली भगवान की डेथ कंट्रोवर्सी पे और उनकी जो केसेस चल रहे हैं सन्यासियों के द्वारा टू गेट द कम्यून बैक, क्योंकि हमारा कम्यून ही, मतलब आप या. सन्यासियों का कम्यून ही उनसे छिन गया. वहां आप माला पहन के जाके अपने, मतलब जहाँ उनकी एक्चुअल समाधि है वहां पे बैठ के आप ध्यान भी नहीं कर सकते. तो ऐसा चीजें वो बोल रहे थे. मुझे तो कुछ भी पता नहीं था और मैं कनेक्टेड भी नहीं थी उस चीज के साथ, लेकिन आई वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल. आंसू निकलने लग गए मेरे. एंड आई केप्ट आस्किंग माई फ्रेंड कि ये क्या हो रहा है. तो वो मुझे बोलती जा रही थी हंस हंस के अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है.
कम्यून में पहुंची तो 2 दिन मैंने मेडिटेशंस किए। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं संन्यास लूंगी। मुझे बस ऐसा था कि ऐसा हुआ है, बचपन से मेरे को ऐसी चीजें होती है, सपने आते हैं तो फिर मुझे पता है कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। तो अ, ऐसी जिज्ञासा थी। जब मैं उनके डिस्कोर्सेज मैंने सुने, समझना शुरू किया, तो मैं बहुत ऑब्वियसली आकर्षित भी हुई। एंड आई मुझे ऐसा जी। जीवन के जितने सवाल हैं और अभी मुझे सबसे ज्यादा सवालों के जवाब चाहिए। सवाल सारे खत्म हो गए, मुझे जवाब कुछ नहीं मिला। सवाल ही खत्म हो जाते हैं आपके, एक्चुअली दैट इज द थिंग। तो जी। मैं इस तरीके से मैंने संन्यास 2 दिन के अंदर ले लिया। एंड एवर सिंस दैट आई बीन सिंसियर टू दिस पाथ, बिकॉज इस पाथ ने मुझे बहुत कुछ दिया जो कार्मिक जीवन में मैं नहीं प्राप्त कर सकती थी, लाइक पीस एंड जॉय एंड हैप्पीनेस एंड या बहुत कुछ दिया इस पाथ ने मुझे। सो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द कम्यून। ओके, सो मैम आप जैसे एक्ट्रेस रही हैं और आप अभी भी एक्टिंग आई गेस अभी नहीं करती हैं, अभी भी बट करती आप हूँ, एक्ट्रेस रही हैं। अभी भी करती हूँ। मैंने 3 साल ऑफ लिया था संन्यास के टाइम, ओके। संन्यास, लेकिन अब मैं वापस आई हूँ तो फिल्में प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ उनमें। इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एज अ प्रोड्यूसर आपको वो मौका मिल जाता है ना कि आप अपने हिसाब यस, से रोल को थोड़ा सा बना सकें, एग्जैक्टली। एंड थिंग्स लाइक दैट। नॉट बाय पुटिंग प्रेशर बट बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएटिव्स आल्सो। मुझे चीजें या बनाने में अच्छा लगता है, यू नो, लाइक आई लाइक क्रिएटिंग थिंग्स, आई इवन लाइक क्रिएटिंग लाइव्स। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग विद चिल्ड्रन नाउ। सो हाँ, या जस्ट अ टेंजेंट, पर अभी भी करती मैम हूँ जी। आपने सो आपने जेएल 50 के बाद ऐसा कुछ अपने अंदर चेंज देखा, लाइक आपने जेएल 50 के बाद जैसा आपने बताया कि आपने संन्यास लिया, उसके बाद में तो आपको अपनी क्रिएटिविटी में चेंज दिखा। एक्चुअली इसको आजमाने का मौका तो मतलब दुनिया के नजर के हिसाब से स्क्रीन पे पड़ेगा, लेकिन मैं अंदरूनी एक कलाकार हूँ। ठीक है। तो जी। बेसिकली इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ अपने बारे में। मैं बचपन में जैसे मैंने कहा, आध्यात्म मतलब भक्ति मेरे आसपास थी, लेकिन जी। मैं भक्त थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक कलाकार थी। तो मैंने कलाकारी को पहले पकड़ा, क्योंकि वो आउटवर्ड शो करता है, और उस चीज में मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो 5 साल की उम्र में मैंने घुंघरू बांधे और मैं ओके। भरतनाट्यम में उतर गई। तो 8 साल मैंने भरतनाट्यम सीखा। 12 साल की उम्र में मैंने रैंप वॉक फर्स्ट टाइम किया। और उसके बाद उसी के आसपास मैंने स्टेज एक्टिंग, थिएटर शुरू किया। तो उसके बाद तो मतलब बहुत सारे किरदार किए। स्टेज को बहुत पसंद करती हूँ मैं, फिल्म से ज्यादा पसंद करती हूँ स्टेज को। एक एक्टर के लिए, ओके। एक कलाकार के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है। तो इतना कुछ जब मैंने जी। किया, तो मुझे अब रियलाइज होता है, तब रियलाइज नहीं हुआ कि डबल डिप्लोमा मैंने एक्टिंग की ली, एक कनाडा में और फिर नोएडा में। मैंने डबल डिप्लोमा किया एक्टिंग का, क्योंकि मतलब कुछ तो चाहिए ऑन पेपर, आज की दुनिया ऐसी हो गई। बट एनीवेज, या उसको करने के बाद मैं जब एक्चुअली इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आई, तो मेरे अंदर किरदार ढूंढने की एक भूख जो होनी चाहिए वो नहीं थी। मैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़ी हुई हूँ, कलकत्ता में। एंड हमारे जो स्कूल के प्लेस थे, नॉट कलकत्ता, आई स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल इन शर्वुड कॉलेज। तो वो जो प्लेस थे वो घूमते थे, इंडिया के अंदर घूमते थे। तो छोटे लेवल पे ही सही, थोड़ा सा पहचान क्या होती है वो समझ आने लगी। तो जब JL50 हुआ तब भी मतलब बहुत ग्रेटफुल फील हुआ, लेकिन वही फीलिंग एक बड़े लेवल पे थी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस जो मुझे उस टाइम में लगा। उसके लिए 15 साल, एक कारण मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे 15 साल लगे, क्योंकि मेरे अंदर वो भूख ही नहीं थी, रह गई थी कि किरदारों को ढूंढो।
पर मुझे समझ नहीं थी, जो आता था वही आप करते हो। तो अलग जी अलग तरीके से प्रोडक्शन में घुस गई। आई एम वेरी ग्रेटफुल ये सब करके। फिल्में क्रिएट करने में मुझे मजा आने लगा। पहले डिफिकल्ट होता था, लोगों से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था। प्रोड्यूसर का काम और क्या है, लोगों से पैसे मांगो। या से डिफाइन करती हूँ क्योंकि मैं हर एस्पेक्ट में उसके साथ जुड़ी हम्म रहती हूँ शुरू से। सो और अब मुझे पैसा मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस बात पे क्या होता है कि आप करने निकलते हो तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग व्हाट यू नीड। यस सो आई हैव नेवर चेस्ड मनी, आई हैव नेवर नीडेड टू, एंड आई डोंट चेज मनी। मुझे वेल्थ से नहीं। तो क्या हुआ कि जब किरदार ढूंढने की भूख खत्म हो गई, तो आप क्या करोगे? वो डिटर्मिनेशन, वो ड्राइव जितने लेवल पे चाहिए उतनी है नहीं। तब मुझे लगता है कि कुछ साल के बाद जब अध्यात्म मेरे जीवन में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना किरदार ढूंढूंगी। मेरा अपना क्या किरदार है? बचपन से मैं इतने किरदार निभा रही हूँ, और मुझे नौटंकी का वैसे ही शौक है। जी बात कर रही हैं, आपको समझ आ रहा होगा, हाथ पे मतलब यूज करके बात करती हूँ एंड ऑल दैट। बिल्कुल सो मैं अपना किरदार ढूंढने जब निकली, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपना तो कोई किरदार ही नहीं है। यू नो, वी हैव नथिंग द जी डीपर आई वेंट। सो अब जब मैं वापस आई हूँ, तो अभी भी मुझे किरदार ढूंढने की भूख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का एक एडवेंचर है कि यार, अपना अगर कोई किरदार नहीं है और कार्मिक वर्ल्ड में जीने के लिए कोई ना कोई किरदार तो चाहिए। तो क्यों जी ना जीवन, जो भी जीवन में मेरे सामने किरदार आए, या पर्दे का किरदार आए, कोई भी किरदार हो, या सोशल मीडिया ऑल्सो, कोई भी किरदार हो, मैं उसे जी पूरे शिद्दत से निभाती हूँ। क्योंकि मुझे अब ओके समझ आया है कि कला, मुझे कैरेक्टर्स की भूख नहीं है। मुझे पता है कि ये कला है। क्योंकि जीवन में हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीजें आप हटा दें, कैरेक्टर, आपका नाम, ये सब, तो क्या रहेगा आपके पास? आपके पास सिर्फ नथिंगनेस रह जाएगी। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज, दैट इज व्हाट ध्यान इज, दैट जी इज ऑफ द सेल्फ, के हम क्या एक्चुअली है, और उस ट्रू नेचर की क्या मैनिफेस्टेशन है आउटवर्डली। It starts with the body, and then your environment, and then the people that you surround yourself with, यस and all of that. So as an actor today, I am always acting on screen, off screen, I am always acting. करीना कपूर जी ने एक यस बार ये बात बोली थी, और मुझे बहुत ये चीज प्रभावित करी थी, क्योंकि मैं कनेक्ट कर गई उस बात से। I I am ओके giving her credit for it, because it is something that I was not inspired by, but I related to. So I'm repeating it here with full credit to her, that I'm an actor on screen and off screen both. So और हम सब हैं, अगर हमें जीवन की लीला समझ आए, that is what the way of life is. You know, to या एग्जैक्टली understand that we are always acting. So जब वो समझ आ गया, तो अब मेरा पूरा फोकस उस एक्ट को, फिल्मों या की एक्टिंग एक छोटा प्रोजेक्ट हो गई, पर जीवन का जो एक्ट है, उसे निभाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस दैट आई फाउंड एज अ कलाकार। मुझे समझ आ गया कि हम सब कलाकार हैं। कलाकार अलग नहीं है, हम सबके अंदर कला है। और इसलिए मैं जो बच्चों के साथ काम करती हूँ, उनके अंदर भी जो इंडिविजुअल टैलेंट है, उसे किसी ना किसी तरीके से उन्हें उसकी एजुकेशन या उसका एक्सपोजर देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हम सब में कला है, और एक्ट यस से बेसिक कला है, और इसलिए सबको ऐसा लगता है फिल्में देख के कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हर कोई एक्टिंग कर सकता है। यस वो किसी ने बोला भी है कि लाइफ इज लाइक अ स्टेज कि आप आते हैं अपने किरदार निभाते हैं और फिर आप एक शेक्सपियर दिन ने चले कहा जाते है, हैं तो शेक्सपियर ने ये इट्स चीज लाइक कही है। दैट या मैंने कुछ दिन पहले ही शायद लिखी या थी सोशल मीडिया पे, कि वी ऑल द वर्ल्ड्स अ ओके स्टेज, एंड वी आर जस्ट mere प्लेयर्स। So this is my whole thing. But now I love acting, and I know that life is also an act. So I अब enjoy. आपने एक्टिंग की बात करी है, आपने जेएल 50 में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी।
और तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपने उस किरदार को कैसे चूज़ किया कि हाँ, ये मुझे करना है? क्योंकि मुझे पता है कि आपने वो फ़िल्म प्रोड्यूस भी करी है। जी, मैंने किरदार चूज़ नहीं किया। शैलेंद्र व्यास जिन्होंने कहानी लिखी है और डायरेक्ट जी। करी है, उन्होंने जब लिखा था तो एट दैट टाइम वी वर मैरिड and now we are not ओके, together. So, but we still work together. We are still friends because हमारी ओके, relationship भी दोस्ती पे first based थी, क्योंकि वही बेस, जो relationship दोस्ती पे based है पहले, वही फूलता है और उस अपनी जगह उसे मिल जाती है। तो दिस जी। इज सो उसने जब ये लिखा था तो मुझे दिमाग में रख के लिखा था। ऑफ कोर्स जब वो किरदार धीरे 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 बढ़ रहा था तो ऑब्वियसली आई वाज रिलेटिंग टू इट। माय मदर टू अ लार्ज हुँ, एक्सटेंट वाज माय, यू नो, लाइक, आप समझ लो, आपको कभी कभी कोई एक्चुअल लाइफ में अगर आपने वो चीज जी नहीं है तो एक्चुअल लाइफ का कोई किरदार आपको चाहिए। अ, जी, के लिए एक मॉडल टाइप बन गई कि दिस इज द दायरा इन विच आई विल परफॉर्म बिकॉज शी मैच्ड अ लॉट विद द कैरेक्टर। सो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैं एक्चुअली एक टाइम था कनाडा, बिफोर माय पेरेंट्स मूव टू कनाडा, मेरा सपना था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊं। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ओके, ग्रेजुएशन के बाद होता है और ग्रेड 12 के बाद मैं कनाडा चली गई थी और बहुत रिजेंटफुल थी। ओके, मैंने बहुत रिबेल किया था कि मुझसे बिना पूछे। तो फिर तब मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया, कभी बताया नहीं था, कि मेरा तो सपना था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं जाऊं। तो जैसे तुमने हमें कभी कुछ बताया है थोड़ी, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे आए हैं। तब मैंने वहां पे डिप्लोमा किया था और मैंने बोला मुझे वापस भेज दो। तो कहते अगर तुम्हें वापस जाना है तो अर्न योर वे बैक, अर्न योर वे बैक। ओके, तो 2 ढाई साल मैंने एक तो पढ़ाई भी करती थी, मैं एक्टिंग की स्कूल में जाती थी, कॉलेज, जी, उसके अलावा जो पार्ट टाइम करती थी कॉलेज, तो 2.5 साल 3 साल, और उसके अलावा साइड में मैंने एक डांस ट्रूप शुरू किया। मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, दोस्त बनाने थे, यंग थी तब, सारे दोस्त इंडिया में हुँ, थे। तो मैंने एक डांस ट्रूप शुरू किया घुंघरू बीट्स के नाम से, और ओके, सिटी लेवल पे परफॉर्म करते थे। तो तब भी बहुत जल्दी, मतलब सिटी पहचानने लग गई बहुत ज्यादा जल्दी। तो सारी जो पेज 3 की औरतें थी उस टाइम पे, जो आप समझ सकते हैं सोशलाइट्स थी, ओके, वो सब आती थी या इन या इवेंट्स पे और मुझे, मेरे दिमाग में और भर के जाती थी, तुम्हें तो बॉलीवुड में जाना चाहिए, तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से, या और उसके अलावा मैं और नॉर्मल जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, मैं और जॉब्स भी करती थी, तो जहां जहां से आई कुड अर्न, और मुझे अच्छे से जीने का भी शौक है, तो मैं खर्च भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल में मैंने इनफ इकट्ठा किया, देन आई सेड ओके नाउ आई एम गोइंग। तो मैंने टिकट करने के बाद ही पेरेंट्स को बताया कि मैं जा रही हूँ और इस कॉलेज में जाऊंगी, एंड एंड एवरीथिंग। तो ऐसा मेरा कुछ रहा है, मैं लाइक, यू नो, लिटिल बिट ऑफ एडवेंचरस के उठ के बस कर लो। सो दैट्स हाउ आई, यू नो, तो ये था। लेकिन तब मुझे, जब मैंने JL50 की, तब मुझे, जी, अ, और उससे पहले मैंने एक फिल्म करी थी पालकी जो रिलीज नहीं हुई है। हम उसे एक या छोटे प्लेटफॉर्म पे किसी तरीके से अभी पुश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, री एडिट करके। वो बहुत प्यारी कहानी है। उसमें मैंने पीयूष जी के साथ काम किया था, विभा छिब्बर भी थी उसमें। वो फर्स्ट टाइम ओके, था जब मुझे ऐसा लगा कि मैं NSD के एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, कि NSD के एक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तब जब पंकज जी JL50 में कास्ट हुए और मुझे पंकज जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो इट वाज लाइक, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट, यू नो, या the roads that you want, you don't always get what you want, but you'll always get what you need, you know। और मुझे इस बात की खुशी थी कि लोगों ने मुझे उनके बीच में इक्वली पहचाना, पसंद किया। बहुत लोगों ने उसके बाद, जी, मतलब मैं कैलकाटा कभी गई, तो कैलकाटा और साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा JL50 के फैंस हैं।
तो मैं जितनी बार हैदराबाद गई, जी लोगों ने पहचाना कुछ यहाँ वहाँ, और उन्होंने आके बोला आप बहुत, बट मैं इतनी डिफरेंट लगती हूँ उसमें, और अलग तो कुछ लोग या करते एयरपोर्ट में पूछते हैं कभी कभी कि हमने आपको कहीं देखा है। तो मैं धीरे धीरे उनसे बात करती हूँ, खेलती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर उनको पॉइंट पे लेके आती हूँ कि आपने शायद किसी स्क्रीन में देखा होगा, शायद कोई पायलट होगी, मुझे खेलने का शौक है तो मैं ऐसे करती हूँ। या सो मेरा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स एक बच्चे की तरह बहुत बहुत था, क्योंकि मेरा एक्चुअली अब मैं देखूं तो मेरा सपना फिल्मों में हीरोइन बन के बॉलीवुड को रूल करने का नहीं था। मेरा सपना था कि मैं अपने आप को मतलब एक बार एक फिल्म में ना इस्टेब्लिश्ड अच्छे कलाकार एक्टर्स के साथ देखना चाहती हूँ, तो वो सपना पूरा हो गया। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई व्हेन आई वेंट इनटू संन्यास सून आफ्टर, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट डिसीजन वो नहीं था कि नो, आई विल चूज माई सेल्फ ओवर माई करियर, करियर विल कम फ्रॉम या दिस, इफ इट इज मेंट फॉर मी इट विल कम बैक इन अनदर फॉर्म। एंड नाउ देर इज नो डाउट दैट इट इज, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाई इस इंडस्ट्री को। और सच या बताऊं तो संन्यास के 3 साल में मैंने इंडस्ट्री को छोड़ने की कोशिश भी करी, पर ओके भगवान मुझे यहाँ रखना चाहते हैं, शायद क्रिएटिविटी के जरिए, साइंस फिक्शन जैसे जी जॉनर्स के जरिए मैं स्पिरिचुअलिटी की काफी एस्पेक्ट सामने रख सकती हूँ दुनिया के। तो आई एम एंजॉयिंग लेकिन द। आप काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं और आप इससे जुड़ी हैं और भगवान ने आपको इससे जोड़े रखा, ये तो हमारे लिए और आपके सारे फैन्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं, सिर्फ भगवान नहीं, ऐसे लोग भी हैं, जैसे जी, शैलेंद्र खुद, बिल्कुल क्योंकि आपके फैन्स या फैंस, यस फैंस भी, मतलब मुझे डीएम्स करते रहते हैं, बताते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि JL52 कब आएगी, ये है वो है। देर आर टॉक्स ऑफ दैट ऑल्सो गोइंग ऑन राइट नाउ, उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन वापस उनकी टॉक शुरू हुई है अभी रिसेंटली। ओके, तो कब आएगी क्या हम जान सकते हैं? और मैं नहीं बता सकती, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ इस टाइम पे कि उसकी टॉक्स अभी शुरू वापस से हुई है, बिकॉज वी आर इन जी, दैट पोजिशन वे वी कैन गिव इट। 2 और प्रोजेक्ट्स थे जिनको हम लिख रहे थे। एक प्रोजेक्ट है ऑन पैरेलल यूनिवर्सेस एंड इट इज कनेक्टेड विद लाइफ ओके, एंड डेथ, बहुत 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 प्यारी कहानी है, लेकिन उसको लिखने में बहुत समय लगा। वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे साइंस फिक्शन को हम ले जाने की सोच रहे हैं, बिकॉज बहुत ऑडियंस ने JL50 में जी, हमें ये बोला कि हमने ये रियलाइज किया कि उन्होंने बोला कि आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते थे इसको, आपकी ऑडियंस समझ हुँ, जाती। हमें पता नहीं था कि इंडिया के अंदर JL50 जैसा कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ साइंस फिक्शन देख देख के बड़ी हुई हूँ, तो मुझे जी, फैंटेसी साइंस फिक्शन ही अच्छा लगता है। और ब्रह्मपुत्र हमारा प्रोजेक्ट है जो एक ट्रिलॉजी है, जो वी विजेंद्र प्रसाद जी लिख रहे ओके, हैं, जिन्होंने अम, राजा मौली के जो फादर है, जिन्होंने RRR लिखी है, बाहुबली लिखी है। या बस अपना एक ड्राफ्ट अभी खत्म किया है फर्स्ट पार्ट का, जिसका हमें हिंदी वर्जन करना है। उसके बाद दीज 2 other projects we are ready, we are stepping into casting now. So I'm ओके, thrilled. Or JL50 is the base, it will always be the baby, it is always going to remain very close to my heart, because या I mean like it's also a milestone achievement ना, क्योंकि मैं हमेशा से कहती थी मुझे बॉलीवुड में ऐसी फिल्म देखनी है टाइम ट्रैवल के ऊपर, जो सीरियसली डेल्ट विथ है, जो साइंटिफिकली करेक्ट है, एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट लाइक यूज्ड इन अ कॉमिक वे। कॉमेडी या बहुत डिफिकल्ट जॉनर है, लेकिन हर चीज कॉमिक नहीं होती, यू नो, यू वी नीड सिनेमा लाइक दिस टू क्रिएट सर्टन पॉजेज एंड साइलेंसेस, या so people go out and they actually want to research the 9 unknown men, and they want to, you know, find out these things. And it a curious mind is a good, like to keep the mind curious is a good thing in whatever way या you can, I find. बट वी आर रियली वेरी एक्साइटेड कि आपके आगे के आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग देख सकें और अब मज़ा आने यहाँ वाला है। अब मैं वापस एक्साइटेड या हुई हूँ, क्योंकि टोटली न्यू पर्सपेक्टिव से मैं कर रही हूँ, नॉट बिकॉज एंड जी, सीरियसली नॉट लुकिंग एट इट एज इट इज माई ब्रेड एंड बटर, इट इज, but it is my bread and butter. That is a level of freedom that I have found,
through my ओके। transformation in sannyas. So I enjoy it. सो मैम हुँ, आपकी पोस्ट वगैरह में हम लोगों को काफ़ी देखने को मिलता है कि आप भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपने अपना फैशन, एक्टिंग और एज़ अ राइटर जो आप काम करती हैं, उसको कभी आपने मतलब अवॉइड नहीं किया है। तो आप इस सब को बैलेंस कैसे करके रखती हैं? मैंने आपको कहा ना, लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स हैं, जी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो अम, जब ये चीजें आपके अंदर इक्वली बैलेंस्ड रहती हैं, टू योर यू नो टू ओके, टू द एक्सटेंट दैट यू फील गुड, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट करती हैं। और रही बात लाइक फैशन एंड स्टफ लाइक दैट, देखिए मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं इंस्टाग्राम और इस पे आई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट सब बोलते थे तुम ओके, तुम्हारी फिल्म आने वाली है, तुम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओ, ये वो। और जो मुझे समझ आता था मैं थोड़ा बहुत उसमें करती थी। लेकिन सच बात ये है कि नाउ आई एंजॉय द प्लेटफॉर्म, uh, because I have learned that it is, for me it is not a space of consumption, it is a place of sharing. ओके, So I give, जो डिजिटल डिमेंशिया पे बोला, तो आई हैव नेवर, या, बचपन से मुझे ना डिफरेंट अच्छा लगता है। आई, इट्स नॉट दैट आई लाइक टू स्टैंड आउट, बट आई लाइक थिंग्स दैट आर नॉट ऑफ द कॉमन, लाइक इन द सेंस के मुझे फैशन और ट्रेंड्स ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस लगता है। अगेन मास हिप्नोसिस की अगर हम बात करें, तो आई एम नॉट इनटू या, फैशन, I'm not really even into like trends and all that. पर मुझे I'm not into promoting or talking about what everybody is talking about. Not because I want to be different, but because I don't see या, that can create. मुझे नहीं लगता कि that can हुँ, real shift. So मुझे श्रृंगार का शौक है, औरत हो, मुझे जी, श्रृंगार का शौक है। मुझे साड़ियाँ पसंद है, लेकिन एवरीडे लाइफ में भागा दौड़ी में मैं नहीं पहन सकती। मुझे इंडियन कपड़े बहुत पसंद है, मुझे वेस्टर्न कपड़े भी पसंद है, लेकिन मुझे इंडियन कपड़े और ड्रेसेस ज्यादा पसंद है क्योंकि दे हैव दिस फेमिनिन एस्पेक्ट टू देम। मुझे ज्वेलरी या, पसंद है, तो मुझे श्रृंगार पसंद है, मुझे ये एस्पेक्ट्स पसंद है जो एक तरफ से आपके लिए होते हैं, मैं खुद के लिए करती हूँ, लेकिन दूसरा जो भगवान भी सिखाते हैं वो बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो जो तुम्हें देखता है उसे भी तुम्हें देखने में एक प्लेजेंटनेस आनी चाहिए। सो जी, अब हर एक की प्लेजेंटनेस तो आपको पता नहीं हर एक को क्या पसंद है, उनकी पसंद नहीं तो कम से कम एक प्लेजेंट तरीके से आप करें। तो कभी कभी मैं ढीली भी हो जाती हूँ फैशन के साथ, आई आई डोंट रियली केयर, बट हाँ जी, मुझे सजना संवरना, श्रृंगार ये सब पसंद है। और जहाँ तक कला, मतलब राइटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। और मैंने सोशल मीडिया को बहुत कथार्टिक प्लेटफॉर्म की तरह भी यूज किया है। इट इज अ ग्रेट स्पेस टू शेयर योर या, थिंग्स लाइक दैट। तो राइटिंग उस तरीके से आती है। तो बैलेंस, मीना कुमारी जी इज वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी एज एन एक्टर, whether it's the act ओके, of life or whether it's the act on screen. She's my inspiration, my favorite, as you can say. ओके, कुमारी जी को एक बार पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आप इतनी अच्छी कविता लिखती हैं, मैं तो अच्छी नहीं लिखती, मैं तो बस लिखती हूँ, मुझे जो पसंद आता है लिखती हूँ, बट वो कहती है आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं, आपको लिखने का समय कहाँ मिलता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इसके लिए तो कोई समय नहीं चाहिए होता, कुछ आया, आप जीवन जी रहे हैं, उसमें कुछ आया आपके जहन में, आपने बस उसे कलम के जरिए कहीं कैद करके रख लिया। तो ऐसे लिखती रहती हूँ, कभी कोई चीजें निकाल के शेयर कर देती हूँ, कभी कोई चीज फ्रेश लिखती हूँ। तो लिखने के लिए समय नहीं चाहिए होता इस तरीके से, मतलब थॉट्स लिखने के लिए, किताब लिखने के लिए मुझे काफी समय देना पड़ा, वो अलग चीज है। बट हाँ, तो लिखती भी हूँ। और हाँ, एक्टिंग, सोशल मीडिया भी तो एक एक्ट है, हर कोई एक्टिंग कर ही रहा है वहां पे, सो व्हाई नॉट। यस मैम।
सो अब इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी चीज बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए संन्यास से, स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन से रिलेटेड, जो उनको उनकी लाइफ में चेंज लाने में हेल्प करे। देखिए, सिंपल थिंग इसके अध्यात्म को जीवन में लेकर आए, बस वो मेन चीज है। अध्यात्म जब जीवन से जुड़ा होता जी। है, आप जो भी जीवन में कर रहे हैं, जहां भी है, उसे वो एनहांस करता है, आपकी एक्ट ऑफ लाइफ को एनहांस करता है। तो मैं सन्यास के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि सन्यास एक बहुत ज्यादा निजी पर्सनल फैसला होता है, जो आप एक डिक्लेरेशन के तौर पे लेते हैं कि आई एम वॉकिंग द पाथ ऑफ फ्रीडम। तो मैं सन्यास के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी, ये एक बहुत पर्सनल चीज है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि ध्यान, आध्यात्म और कला, उसी से कला, आप हो बहुत सारे लोग आईटी प्रोफेशनल्स और ऐसे लोग होंगे जो या वी आर नॉट क्रिएटिव एट ऑल, लेकिन अध्यात्म को लाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कला उनके अंदर आएगी। मुझे पता था मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे पता था मैं डांस करती हूँ, मुझे ये जी। था कि मैं लिख पाऊंगी। मैं तो ये कहती थी कि मुझे कोई गन पॉइंट पे भी रखेगा तो बोलेगा लिखने के लिए, तो मैं उसे बोल दूंगी कि मार दो भाई गोली, मैं नहीं लिख सकती। सो ऐसी वाली चीज थी, एंड टुडे आई राइट, एंड देयर आर पीपल हु लाइक इट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं तो खेल 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 में अपनी हर चीज है। तो कला आपके अंदर आएगी अपने आप में, डजेंट मैटर विच व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू। और वो कला एक्सप्रेस आपकी इनरमोस्ट यू नो आपकी इनरमोस्ट सोल की वो एक्सप्रेशंस बन सकती हैं। मेरे लिए वो शब्दों में आया, आपके लिए किसी और चीज में आ सकता है। मुझे जी। परफॉर्मिंग आर्ट से पसंद है, मुझे शायरियाँ पसंद है, मुझे वर्ड्स पसंद हैं। आई लाइक द प्ले ऑफ वर्ड्स। तो बस मैं चाहूंगी, अगर मुझे एक चीज कहना पड़े तो मैं यही कहूंगी कि आध्यात्म को जीवन में लेके आए, किसी भी रूप में लेकर आए, लेकिन आध्यात्म को जीवन में लेके आए, ध्यान को जीवन में लेके आए। अगर आप ध्यान को किसी लेवल पे एक बेस बनाएंगे, तो आपके अंदर जो इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी, उस ऊर्जा जी। को आउटलेट हर तरीके से बहुत खूबसूरत मिलेगा, और आपका जीवन बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। आपको आपसे बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जीवन में जो भी दे रहे हैं सोसाइटी की वेलफेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उसके जी। अलावा आपको कुछ ऐसा देने को मिलेगा डेफिनेटली, जिससे आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दे सकते हैं विदाउट वांटिंग समथिंग इन रिटर्न। और ये फीलिंग जब आ जाती है ना, तो इंसान बहुत एक सम्राट की तरह फील करता है। उसे कभी लाइफ में किसी के सामने झुकने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको अपने जीवन के स्तर को किसी भी लेवल पे आप हो ऑफ सोसाइटी, अगर आपको उसे उठाना है, तो ध्यान को बेस बनाएं, और उसको बेस बना के आप कोई भी चीज करिए, वो इस तरीके से फलेगी कि आपको किसी चीज के पीछे भागनी नहीं पड़ेगी, वो आएगा आपके पास। बिल्कुल, मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन और ये बात आपकी कही मुझे तो बहुत इम्पैक्ट करी है और हमारे दर्शकों को भी ज़रूर करने वाली है। मुझे लगता है कि प्रेम, कला और क्रांति इस चीज़ को अपनी लाइफ में हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी तो है ही, भगवान से आप जुड़ोगे तो भगवान आपसे जुड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है। जी, आपको बिल्कुल। हाथ बढ़ाना सो थैंक पड़ेगा, यू सो मच। तभी वो हाथ बढ़ाते हैं। बिल्कुल। एक बार हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा। जी, जी। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा और वो भी सच्चे मन के साथ। हाँ, बिना हुँ। किसी चीज को पाने की चाह से, प्रेम से बढ़ाना पड़ेगा। प्रेम का हाथ आप बढ़ाओगे, वो प्रेम बन के ही आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर और केजेड टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। थैंक ओके, यू थैंक यू मैम। फॉर इनवाइटिंग मी। प्रणाम। मैम।